खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं, रात गए करीमाबाद पर पुलिस की गाड़ी से रिक्शे को टक्कर मारने का वाकया। जायवकुआ की सड़क पर गाड़ी रगड़ने के निशानात मौजूद हैं। गाड़ी की टक्कर से रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, लेकिन वाकया कैसे पेश आया, पुलिस का मौक़िफ़ देने से गुरेज। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक, जो इस वक्त जायवकुआ पर मौजूद हैं। बताइएगा। बिल्कुल, रात गए देखें मुबैना तौर पर एक पुलिस गाड़ी ने जो है वो एक रक्षे को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में रक्षा जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस खामोश तमाशाई है। इस वक्त मैं आपको उसी मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ रात के वक्त ये हादसा पेश आया था। यही वो मकाम था जो यहाँ पर लोगों की फुटेज भी है। इस वक्त भी यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, यहाँ पर जो है वो ज़मीन में रगड़ मौजूद है कि गाड़ी कुछ तेज़ शिद्दत से आई होगी, उसने रक्षे को बहुत तेज़ी से यहाँ पर मारा है और काफ़ी दूर गया है वो रक्षा। उसके बायस जो है वो रात के टाइम फिर पुलिस पहुंची। पुलिस ने रात गए तमाम सामान को हटा दिया, यहाँ से रक्षे को मुंतकिल किया, गाड़ी को फरार करा दिया। यहाँ पर यकीनन सीसीटीवी फुटेज भी होनी चाहिए। बैंक के सामने आसपास भी फ्लैट बने हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज होगी, लेकिन पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई है, मौके देने से गुरेज कर रही है और कार्रवाई करने से भी कासर नजर आती है। बताया जाता है कि आला पुलिस अफसर के बेटे की वो गाड़ी थी जिसने जो है वो टक्कर मारा है। पुलिस अब मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और कोई भी शख्स जो है वो उस पर मौक़िफ़ देने से गुरेजा है। जिस रक्षे को टक्कर मारी है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उसमें कौन शख्स मौजूद था, उसको क्या हुआ, वो किसी अस्पताल में कैसे नहीं गया, रक्षा जब तबाह हुआ तो उसकी शख्स कहाँ निकल गया। पुलिस बता रही है कि सिर्फ एक रक्षा मिला है, कोई उसमें से जख्मी नहीं मिला। गाड़ी जो है वो जिसने टक्कर मारी थी वाइट कलर की एक गाड़ी थी, फुटेज में देखा जा सकता है, लेकिन वो गाड़ी जो है वो फरार हो गई है। रात गए यहाँ पर लोग शदीद जमा हुए थे, मुश्तइल थे, उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ है उसने नशा किया हुआ, उसको बाहर निकालो। लेकिन पुलिस पहुंची और मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की और अब गाड़ी को भी फरार करा दिया है। मैं जायवकुआ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। पुलिस जो है वो मामले को दबाने में तुली हुई है। जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पुलिस अफसर के बेटे ने गरीब से रोजी रोटी का जरिया छीन लिया। करीमाबाद में डीआईजी आरआरएफ गुलाम असफर महेसर के बेटे की गाड़ी की रिक्शे को मुबैना टक्कर। हादसे में रिक्शा मुकम्मल तबाह, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। एक तो टक्कर मारी, ऊपर से शहरियों पर असलहा तान दिया। मुश्तइल शहरियों का गाड़ी में बैठे नवाबजादे को बाहर निकालने का मुतालबा। पेटी भाई अफसर के बेटे को बचाने के लिए पहुंचे, गाड़ी मुबैना तौर पर गायब करा दी। मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर वीडियो भी डिलीट करा दी। शहरियों का इल्ज़ाम, तबाहाल रिक्शा अजीज़ाबाद थाने में मौजूद है। वाक़या कैसे पेश आया, पुलिस मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी ताहाल हासिल नहीं कर सकी। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा, काफ़ी देर हो गई है इस वाक़े को, कोई डिटेल्स, कोई अपडेट आपके पास आई हो तो वो शेयर कीजिएगा। तो यही है कि अभी तक पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। पुलिस कार्रवाई करने से कासिर नज़र आती है, क्योंकि पुलिस को ये अहकामात मिल चुके हैं कि किसी भी सूरत में इसके डीआईजी असफर महेसर के बेटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि बार बार जो है वो एक आला अफसर का बेटा जो है वो इस तरीके की हरकतें करता है, इस तरीके के एक्सीडेंट करता है, मुबैना तौर पर अगर नशे की हालत में भी होता है। मतलब चीज़ें हो रही हैं और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है तमाम आला अफसरान की जानिब से। अगर यही जो है वो अगर बासर जिस तरीके से एक बासर दिखाया जा रहा है कि बासर का बेटा है, तो इस तरीके से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले को दबा दिया जाता है, हर बार दबा दिया जाता है। आज पहले कोई ये नई बात नहीं है, नई खबर नहीं है। पहले भी ऐसे वाक़यात में जो है वो इस तरीके से दबाई गई है ये बात, और आज फिर से दबा दी गई है। कहाँ गया वो पुलिस का एहलकार का जो बेटा था, वो किधर गया, वो सामने नहीं आ सका, फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने क्यों नहीं निकाली अभी तक, ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार को इस पर नोटिस देना चाहिए। एडिशनल आईजी कराची जानिब से भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। अगर यही जो है वो अब ये इस तरीके से हादसात हो रहे हैं मुसलसल और दोबारा से फ्यूचर में हम देखते हैं कि ये हादसात हो जाते हैं। और जिस तरीके से पहले जब ये लास्ट जो हुआ था इंसिडेंट, वो हुआ था गार्डन थाने की जुरिस्डिक्शन में, और अब ये होता है अजीज़ाबाद थाने की हुदूद में। अगर आगे जाके हर हादसे के अंदर जान बच जाती है, लेकिन अगर जो है वो खुदा ना खासा दोबारा ऐसा कोई हादसा होता है ये अफसर के बेटे से और उस पर किसी की जान अगर चली जाती है, तो ये समझ नहीं आता पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी। क्योंकि पुलिस अब तब कार्रवाई नहीं करी जब उसने खातून को जख्मी किया, टक्कर मार के खातून गिरी, खातून को पहले गायब किया, लेकिन सिटी 21 की टीम ने उस खातून का घर ढूंढ निकाला था और खातून का जो बयान था वो भी सामने आ गया था। अब जो है वो रक्षा ड्राइवर जिस तरीके से होता आता है,
इस बार भी इस केस में भी यही हो रहा है कि जिसका रक्षा था वो बंदा गायब है, किधर गया कुछ नहीं पता। पुलिस कहती है कि बैंक के सामने रक्षा जो पार्क हुआ था, रक्षा किसकी मलकियत है कोई सामने नहीं आया। पुलिस गुरेजा है कार्रवाई करने से, क्योंकि ये असफर मेसर का बेटा है, क्योंकि जो कि हर बार इस तरीके से ही मुबेनशी की हालत में करता है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात तो ये है कि पुलिस ने उसको बचाने के लिए जो लड़कों ने वीडियो बनाई, जिनको थाने ले जाकर ज़बरदस्ती उनसे वीडियो डिलीट करवाई है, यह अजीज़ाबाद पुलिस का एक कारनामा है। दूसरी जानिब जब उसका बेटा गुलाम असफर मेसर जो डीआईजी उनका बेटा जब गाड़ी में होता है तो उनके साथ पुलिस एहलकार असले के साथ मौजूद होते हैं, पूरा प्रोटोकॉल के साथ वो जा रहा होता है। मतलब हमारी पुलिस जो है इस तरीके के कामों के अंदर प्रोटोकॉल के लिए आगे आगे रहती है, लेकिन जो गरीब हैं, जो डकैतों के हाथ से मर रहे हैं, लुट रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनके आगे पुलिस जो है बेबस नजर आती है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस डकैतों के आगे बेबस है और बासर के आगे पुलिस का सीना जो है वो बिल्कुल चौड़े में होता है कि बासर है तो कोई पुलिस कुछ भी कर सकती है, किसी भी मामले को दबा सकती है। अब देखना यह है कि अलबत्ता पुलिस वाकई अपनी पुलिसिंग बेहतर तरीके से करती है या फिर जो है वो बासर देखते हुए जो है वो पेटीबंद भाई को बचाने की कोशिश करती है या कोई कार्रवाई करती है। सिटी 21 ने मुसलसल जो है वो हक और मुबनी पर जो है वो ये सच पर मुबनी ये खबरें जो है नशर की हैं और ये खबर भी सच है कि इसमें भी जो है वो जो मुसद्दिका ज़राए बताते हैं कि डीआईजी ईस्ट जो साबका डीआईजी ईस्ट थे गुलाम असफर मेसर जो आरआरएफ में, ये उनका बेटा था जिन्होंने इस रक्षे को टक्कर मार के तबाह किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। पुलिस पानी फेंके चाहे डंडे बरसाए, हम उठने वाले नहीं हैं। निजी इदारों की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। पेंशन देने का सिलसिला जारी रखा जाए। टेक्निकल पोस्टें बहाल की जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध असम्बली के बाहर धरना। मुतालबात ना माने गए तो धमाधम मस्त कलंदर होगा। चेयरपर्सन बुशरा आराई की धमकी। आपको बताते चलें कि लेडी हेल्थ वर्कर्स सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं, धरना दिया हुआ है। कल बजट भी पेश होना है और इनका यही अज़्म है, यही इरादा है, यही इरादा है कि कल भी असम्बली के बाहर मौजूद रहेंगी। सिक्योरिटी पर जो है वो सवालात उठ जाएंगे। सिक्योरिटी को किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाता है इदारों की तरफ से, क्योंकि बजट पेश होना है तो अरकान असम्बली भी सिंध असम्बली के अंदर मौजूद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे और उस दौरान अगर ये ख़वातीन, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स बाहर मौजूद होती हैं तो काफ़ी मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। अभी तक की खबर ये है कि ये निजी इदारों की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये कहना है कि पेंशन देने का सिलसिला जारी रखा जाए। जो पेंशन रोकी जा रही है 2012 और 2022 के बाद जो रिटायर होने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी पेंशन रोकने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसे कैंसिल किया जाए और इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके पेंशन देने का सिलसिला बहाल किया जाए, इसको जारी रखा जाए। टेक्निकल पोस्टें बहाल की जाएं। बात करने के लिए इब्राहिम रिंद धरने में ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल सिंध का बजट जो है वो कल पेश होने जा रहा है। आज जो है कराची समेत सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर बड़ी तादाद में सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिए, जो कि सुबह से अब तक एहतजाज का और धरने का सिलसिला जारी है। इनका कहना है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो प्रोग्राम है वो प्राइवेट इदारे के हवाले किया जा रहा है और इसका जो मुस्तकबिल है वो लेडी हेल्थ वर्कर का दाव पे लग जाएगा। उसके साथ साथ मराद भी खत्म की जा रही हैं, पेंशन का सिलसिला भी खत्म किया जा रहा है और हर मुश्किल की घड़ी में लेडी हेल्थ वर्कर जो फ्रंट लाइनर होती हैं और इनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, इस वजह से ये आज यहाँ पे एहतजाज का धरना जारी रखा हुआ है और कल बजट के दौरान भी धरना जारी रहेगा। अगर मुतालबात आज पे मंजूर हो जाते हैं तो फिर धरने का सिलसिला खत्म करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जो चेयरपर्सन है बुशरा राई हैं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं और आज का दिन तो खत्म होने वाला है, कल भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे या रात तक बैठेंगे? आप बताएं, पूरा दिन आज एहतजाज का सिलसिला जारी रखा, किसी से मुज़ाकरात हुए कि नहीं हुए और आगे का क्या लाएमल है? नहीं, सुबह सेक्रेटरी हेल्थ साहब की कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था आ जाए। मैंने कहा हम नहीं आएंगे, हम 4 महीना मुसलसल आपके पास आए हैं और उनके हाथ में भी नहीं है। और ये असिस्टेंट कमिश्नर आई थी तो वो कह रही है मैं मैडम अजरा से बात करके आती हूँ, मगर 7 घंटे हो गए अभी तक किसी ने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया। मगर बहरहाल हमारे हौसले बुलंद हैं, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। हम पुरअमन तरीके से बैठे हैं और ये दावा करते हैं कि हम औरतों को एम्पावर करने का जो बड़ा दावा करते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के, तो हम तो एम्पावर हैं ना। हम एम्पावर को पावरलेस करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट कर रहे हैं। तो एक औरत के लिए या रिटायर होने का वाले के लिए एक जो पेंशन होती है वो उसका बच्चा भी वही होता है, उसका रिश्तेदार भी वही होता है, दोस्त भी वही होता है, क्योंकि जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आपको सारे रिश्ते छोड़ जाते। तो पेंशन हमारी छप्पर छां है,
वो तो हम किसी सूरत नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमसे छीनी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरपर्सन थी लेडी हेल्थ वर्कर की बुशरा रही, जिनका कहना है कि पेंशन भी वो लेकर रहेंगी और साथ साथ जो है प्राइवेट इदारे के हवाले जो किया जा रहा है, पीपीएच के हवाले जो किया जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम, उसको भी इस हवाले से नहीं मानेंगे और आज का एहतजाज का धरना रात गए तक जारी रहेगा। जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और कल बजट पेश होने से पहले भी यहीं पे एहतजाज के सिलसिला जारी रखेंगे। अगर पुलिस ने कोई डंडे बरसाए या पानी फेंका तो उसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर जो है अपना लाहे अमल बाद में अपनाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नज़रअंदाज कर रही है। मेयर कराची की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है। वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। जब नून लीग की वफाकी हुकूमत बार बार आएगी और कराची को नज़रअंदाज करेगी तो फिर हालात तो ख़राब होते हैं। नेचुरली कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है और हमारी बेसिक डिमांड हमेशा से रही है कि वफाकी हुकूमत को कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज कराची कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल एक्सचेकर। तो ये मुतालबा है और मुतालबा जायज़ है। कराची की आवाम भी ये मानती है, कराची की सियासी क़यादत भी मानती है और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हवाले से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है उसकी अक्कासी करता है कि क्या ये फेयर चीज़ है या नहीं है। अगर वापडा खुद 40 अरब रुपए मांग रही है और उसमें सिर्फ 3.5 अरब रुपए यानी कि लेस देन 10% एलोकेशन आप कर रहे हैं तो क्या बर वक्त K4 का प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा? नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल में तो नज़र आती है, लेकिन मैं अगेन पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह करे कि ये जो मैंने बात की है और सियासी जमातों ने भी बात की है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब संजीदगी इसका नोटिस लें और जो हमारा ये जायज़ मुतालबा है इसको फुलफिल करें। सिंध हुकूमत की जानिब से कल बजट पेश किया जा रहा है। ताजरों की नज़रें भी बजट पर लग गईं। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत ऐसा बजट पेश करे जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो। मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। साल 2025 और 26 का कल सिंध हुकूमत जो है अपना बजट पेश करेंगी और इस बजट के हवाले से दुकानदारों का क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, जानते हैं उनसे। आपने बताएगा कि वफाक का जो बजट आया है साल 2025 का, तो उन्होंने तो तकरीबन जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स मज़ीद लगा दिया है। उन्होंने तजवीज़ दे दी है टैक्स लगाने की। अब टैक्स लगेगा, चाहे वो आपके जंक फूड हो, आपके फास्ट फूड हैं या फिर चीज़ें हैं, सोलर के ऊपर भी मज़ीद टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि कल जो सिंध हुकूमत बजट पेश करने वाली हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि वो कैसा बजट पेश करें? यानी बजट ऐसा होना चाहिए जो हमारी आवाम को रिलीफ मिले और जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो सस्ती होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता उन चीज़ों पे आप टैक्स लगाओ जो अमीरों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, क्योंकि वो दे सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है तो बेचारा दाल रोटी आटा चीनी खाने पीने की अशियाँ, इन चीज़ों पे जो है टैक्स नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर सिंध हुकूमत भी मज़ीद टैक्स लगा देती है, आप एक दुकानदार हैं, आपका कारोबार है, तो इन सारी चीज़ों के बाद आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है फ़र्क तो पड़ेगा टैक्स लगने से, क्योंकि एक तो वैसे ही महंगाई है, ऊपर से मज़ीद जब टैक्स लगेंगे और मज़ीद महंगाई होगी, जो 4 सूट हमसे ख़रीदता है वो बेचारा एक ही सूट ख़रीदेगा फिर। तो इस तरह से कारोबार पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी सेल पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से जो है जाहिर बात है परेशानी बढ़ेगी मज़ीद। हाँ जी बिल्कुल, जो दुकानदार हों, शहरी हों, ख़रीदार हों, सबका एक ही मुतालबा है कि जो सिंध हुकूमत बजट पेश करेगी वो ऐसा बजट पेश करे कि टैक्सेस जो हैं जिनकी भरमार है उनको कम कर दिया जाए और आवाम दोस्त बजट होना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम महंगाई में पिस रही है वो थोड़ी महंगाई और गरीब आवाम भी जो है वो सुख का सांस ले सके। जी, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय का कहना है कि बजट में स्टॉक मार्केट पर कोई नया टैक्स ना लगना खुशाइंद है। मार्केट में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। बजट से कबल नई टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से सरमायाकारों में खदशात पाए जाते थे। मज़ीद बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक नया रिकॉर्ड कायम होता चला जा रहा है। मार्केट ने आज भी 1,25,000 और फिर उसके बाद 1,26,000 की सतह को छुआ है, लेकिन दूसरे सेशन में हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग का अमल भी देखने में आया। मेरे साथ अहमद चुनाय मौजूद है, उनसे जानते हैं। अहमद साहब बताइएगा, वफाकी बजट के बाद ऐसा लगता है मार्केट में मज़ीद जान आ गई है, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मार्केट में जान आने की बिल्कुल सही वजह यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक जो बातें थी कि इसमें बजटरी चेंजेस आ जाएंगी, शायद कोई नया टैक्स लग जाएगा, सीजीटी बढ़ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की अपनी स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रही और जो लोग रुके हुए थे परचेसिंग में, बाइंग में, उन्होंने फिर बाइंग शुरू कर दी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर अब जो मैं ये देख रहा हूँ और जिसको आगे जाके गवर्नमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, वो एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन है और उस एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में अगर तरमीम नहीं की गई जो फाइनेंस एक्ट में आया है, तो मैं समझता हूँ कि नया इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में शाई होगा, उसको आते हुए बहुत कुछ जतन करने पड़ेंगे और हर ट्रांजैक्शन पे जो है वो ये साबित करना पड़ेगा कि ये इसके वेल्थ स्टेटमेंट में ये पैसे हैं कि नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये एक मोनोपोलाइज मार्केट हो जाएगी कि जो इस मार्केट में हैं वही इस मार्केट का जो है फ़ायदा उठाएंगे। आम लोगों को जो है वो एंटर होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात थी, ईज़ ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स की बात थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, उसको बेहतर बनाना चाहिए, उसको फिर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मज़ीद क्या देख रहे हैं, कितनी गुंजाइश मौजूद है मार्केट में? क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिला है, तो सीमेंट सेक्टर में हम ज़्यादा देख रहे हैं, रुझान ज़्यादा है। ओवरऑल कितनी डेप्थ मौजूद है? देखिए, मार्केट में डेट बहुत बढ़ गई है और डेप्थ इसलिए भी है कि अभी भी हमारा पी रेशो जो है वो 5 साढ़े 5 के करीब है और ट्रेडिशनली हम 7-8 पे होते हैं, इंटरनेशनली 11-12 पर है। फिर इस मार्केट में डिविडेंड यील्ड भी है, कैपिटल यील्ड भी है। तो मार्केट में डेप्थ है, मार्केट इंशाल्लाह बेहतर रहेगी और लोग अगर स्क्रिप्ट्स को देखकर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि अच्छा पे आउट उनको मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अहमद चुनाई मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है मार्केट में डेप्थ मौजूद है, यही वजह है कि तेज़ी का रुझान है, सरमाएकार भी पुरअज़म है। वफाकी बजट के बाद मार्केट में नई जान आई है कि नए रिकॉर्ड्स भी कायम होने का सिलसिला जारी है। जी।